आतिश फिशां बुक 2 पार्ट 5 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। ये तहखाना है, यहाँ से किसी और तरफ निकलने का रास्ता भी होगा। आओ इस तरफ देखते हैं। मैंने जानकी का हाथ पकड़ लिया और टटोल टटोल कर एक तरफ कदम उठाने लगा। जानकी मेरे साथ चिपकी हुई चल रही थी। मैंने एक हाथ से जानकी का हाथ पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से दीवार को टटोलता हुआ चल रहा था। तकरीबन 25 मिनट बाद दीवार बाएं तरफ मुड़ गई। उसके साथ ही मैं चौंक गया। सामने ही एक तंग से खला से बहुत मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा, किसी चीज से ठोकर खाकर गिरते गिरते बचा। आगे मट्टी का ढेर लगा हुआ था। मैंने जानकी का हाथ छोड़ दिया और झुक कर दोनों हाथ टिकाते हुए मट्टी के उस ढेर पर चढ़ने लगा। जानकी मेरे साथ साथ चली आ रही थी। वो कोई दीवार थी जिससे चंद ईंटें उखड़ी हुई थी और बाहर चांद की मध्यम सी रोशनी उस खला से नजर आ रही थी। मैंने उस खला से झांक कर देखा तो चौंक गया। चियांग सेन इबादतगाह के खंडर किसी और ही जाविये से हमारे सामने थे। इसका मतलब था कि पगोडा के तहखाने में गिरने के बाद भी हम भटके नहीं थे। जानकी भी उसी खला से बाहर झांक रही थी। दीवार की 5-6 ईंटें उखड़ी हुई थी और वो खला इतना बड़ा नहीं था कि मैं या जानकी उसमें से गुजर सकते। मैं खला में हाथ डालकर ईंटें उखाड़ने की कोशिश करने लगा। दीवार बहुत मोटी थी और ईंटें बहुत मजबूती से जमी हुई थी। जानकी भी मेरे साथ साथ ईंटें उखाड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हम एक ईंट भी नहीं उखाड़ सके। मैंने कोशिश तर्क कर दी और मिट्टी के ढेर पर पुश्त के बल लेटकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। मेरे ख्याल में यहाँ से भी वाट पर निगाह रखी जा सकती थी, लेकिन हमारे लिए जरूरी था कि इमरजेंसी के वक्त बाहर निकलने के लिए रास्ता तैयार रखें। मैं मिट्टी के ढेर पर पुश्त के बल लेटा हुआ था और जानकी एक बार फिर कोई ईंट उखाड़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक ईंट पर से उसका हाथ छूट गया और वो झटका खाकर मेरे ऊपर गिरी। उसका चेहरा मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब था और उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे से टकरा रही थी। मैं जानकी को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो पूरी तरह मेरे ऊपर लद गई और फिर मैं उसके तपते हुए होठों का लम्स अपने होठों पर महसूस करने लगा। मेरे खून की गर्दिश तेज हो गई, कनपटियां सुलग उठी और दिमाग में आंधियां सी चलने लगी। लेकिन इससे पहले कि मेरे हवास मेरा साथ छोड़ देते, मैंने जानकी को अपने ऊपर से धकेल दिया। वो मिट्टी के ढेर पर लुढ़कती चली गई। नीचे गिरते हुए मेरा पैर उसकी गिरफ्त में आ गया और मैं भी मिट्टी के ढेर पर लुढ़कने लगा। हम दोबारा मिट्टी के ढेर के ऊपर आ गए। मैं बेहोश हरकत पड़ा था। मेरे दिमाग में सनसनाहट सी हो रही थी। मैं अपनी जगह पड़ा गहरे गहरे सांस ले रहा था कि जानकी ने मुझे कंधे से पकड़कर झंझोड़ दिया। वजदान, वो देखो, मेरा ख्याल है हमने सामी की खुफिया बनगा का सुराग लगा लिया है। मैं एक झटके से उठकर बैठा। जानकी ने खला से हाथ बाहर निकालकर एक तरफ इशारा करते हुए सरगोशियाना लहजे में कहा, वो देखो, वार्ड की बड़ी इमारत के चबूतरे में नीचे की तरफ रोशनी नजर आ रही है। मैं गौर से उस तरफ देखने लगा। वार्ड की वो इमारत एक बहुत वसी और इस चबूतरे पर कायम की गई थी, या इमारत बनाने के बाद उसके चारों तरफ यह चबूतरा कायम किया गया था। जमीन से उस चबूतरे की बुलंदी तकरीबन 6 फुट थी। चबूतरे के दाएं कोने की तरफ नीचे रोशनी की 5-6 इंच लंबी एक मुतवाजी लकीर सी नजर आ रही थी। मेरा ख्याल है चांद की रोशनी में कोई चीज चमक रही है, शायद कोई शीशा वगैरह हो। मैंने सरगोशी की। शीशे की चमक ऐसी नहीं होती, वो बल्ब की या पेट्रोमैक्स की रोशनी है। इस चबूतरे के नीचे तहखाना है। अब हमें तहखाने का रास्ता तलाश करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, लेकिन पहले ये ईंटें उखाड़ो, यहाँ से निकलने का रास्ता तो बनाओ, वो बोली। मैं संभल कर बैठ गया और दीवार की एक ईंट उखाड़ने की कोशिश करने लगा। इस ईंट पर मैं पहले भी जोर आजमाई कर चुका था। वो बड़ी मजबूती से जमी हुई थी। इस वार्ड की तामीर में न जाने कौन सा मसाला इस्तेमाल किया गया था कि तकरीबन 600 साल गुजरने के बाद भी ईंटें अपनी जगह पर जमी हुई थी। मैं ईंट को दोनों हाथों से पकड़कर जोर आजमाई करने लगा। इस मर्तबा मुझे मायूसी नहीं हुई। ईंट आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी। मैं उसे झटके देता रहा और बिला आखिर एक जोरदार झटका देते हुए वो ईंट अपनी जगह से उखड़ गई। मैं अपनी झोंक में पीछे गिरकर जानकी से टकरा गया, जो मेरे करीब ही बैठी थी। एक ईंट उखड़ जाने के बाद कोई मुश्किल नहीं रही। बाकी ईंटें आसानी से उखड़ती चली गईं। जानकी भी मेरी मदद कर रही थी। आधे घंटे की लगातार कोशिश के बाद हम उस खला को इतना कुशादा करने में कामयाब हो गए कि एक आदमी आसानी से गुजर सकता था। पहले जानकी उस टूटी हुई दीवार से बाहर निकली और फिर मैं भी बाहर आ गया। चांद हमारे दाएं तरफ बहुत नीचे झुक गया था और उसकी रोशनी चबूतरे पर नहीं पड़ रही थी, जबकि चबूतरे में रोशनी की वो पतली सी मुतवाजी लकीर बदस्तूर नजर आ रही थी। जानकी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देखा। चांदनी में उसके चेहरे के तासुरात बड़े अजीब से थे। होठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। वजदान, अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। बहुत दिनों से शायद तुम किसी ऐसे मौके की तलाश में थी, लेकिन बहरहाल जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। मैं अब उस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता। मैं चबूतरे की तरफ देखने लगा।
जानकी का ख्याल ठीक ही लगता था। उस वार्ड के नीचे तहखाना था जिसमें गालिबन पेट्रोमैक्स जल रहा था और उसकी रोशनी चबूतरे की उस दरार में से नजर आ रही थी। तुम्हारा पिस्तौल कहाँ है? मैंने जानकी से पूछा। जानकी ने कंधे पर लटके हुए थैले में से पिस्तौल निकाल लिया। ठीक है, इसे अपने पास ही रखो और आहिस्ता आहिस्ता मेरे साथ चलती रहो, कोई आवाज पैदा ना हो। ठीक है। हम दोनों दबे कदमों चलने लगे। वार्ड की इमारत वाला वो चबूतरा तकरीबन 50 गज आगे था। मेरे पैरों से एक पत्थर टकराकर दूर तक लुढ़कता चला गया। सन्नाटे में पत्थर के लुढ़कने की आवाज भी दूर तक सुनी जा सकती थी। मैं मजीद एहतियात से चलने लगा। चबूतरे के करीब पहुंचकर मैं रुक गया। जानकी पिस्तौल हाथ में पकड़े मोहतात नजरों से इधर उधर देखती रही। चबूतरे में आधा इंच चौड़ी और 8-10 इंच लंबी वो मुतवाजी दरार जमीन की सतह से तकरीबन 1.5 फुट ऊंची थी। मैं जमीन पर उकड़ू बैठ गया और उस दरार से अंदर झांकने लगा। दूसरे ही लम्हे में उछल पड़ा। जानकी का ख्याल दुरुस्त साबित हुआ था। वार्ड के उस चबूतरे के नीचे तहखाना ही था। वो बहुत वसी और अरीज हॉल था। वस्त में फर्श पर पेट्रोमैक्स जल रहा था। उसकी दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठा हुआ एक आदमी ऊँग रहा था। उसका सर कुर्सी की पुष्ट से टिका हुआ था। गोद में राइफल रखी थी, दोनों हाथ राइफल पर थे। उस शख्स का रुख दाएं तरफ वाली दीवार की तरफ था। गर्द आलूद फर्श पर उसके दीवार तक कदमों के निशानात बने थे। लगता था जैसे इस जगह को दीवार तक आने जाने के लिए रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो। कदमों के निशान पूरे हॉल में भी फैले हुए थे। दाएं तरफ एक कमरा था। उस कमरे का दरवाजा चौखट तो नहीं थी, लेकिन कदमों के निशान वहां तक भी गए थे, जिसका मतलब था कि उस कमरे में भी कोई मौजूद था। थोंग के कहने के मुताबिक सामी के साथ 2 मुहाफिज थे। एक तो मेरी नजरों के सामने था, अलबत्ता सामी और दूसरा मुहाफिज नजर नहीं आ रहा था। शायद वो दोनों कमरे में थे। अचानक कुर्सी पर ऊँगता हुआ वो मुहाफिज हड़बड़ा कर उठ बैठा और उस तरह चारों तरफ देखने लगा जैसे किसी बात का उसे शुबा हो गया हो। उसने एक हाथ में राइफल संभाली और कमरे के दरवाजे पर रुककर अंदर झांकने लगा। फिर उससे आगे एक राहदारी में मुड़कर निगाहों से ओझल हो गया, मगर उसकी वापसी में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। वो उस दीवार के करीब जाकर रुक गया जहां तक कदमों के निशान थे। उसने दीवार के एक हिस्से पर हाथ रखकर टटोला या दबाव डाला तो दाएं तरफ 3 फुट के फासले पर दीवार का एक हिस्सा शक हो गया। मेरे होठों पर मुस्कुराहट आ गई। शक होने वाली उस दीवार की दूसरी तरफ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। उसने आगे बढ़कर सीढ़ियों पर देखा और फिर दीवार के उस हिस्से को दोबारा दबा दिया। दीवार के दोनों हिस्से आपस में मिल गए। मैं सीधा हो गया। जानकी भी उस वक्त चबूतरे की उस दरार से आंख लगाए सब कुछ देख रही थी। वो भी सीधी हो गई। रास्ता इस दीवार में से है, जानकी ने सरगोशी की। मैंने होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया और सीधा होकर चबूतरे के ऊपर वार्ड की इमारत की तरफ देखने लगा। दरअसल मैं ये अंदाजा लगाना चाहता था कि तहखाने में सीढ़ियों का रास्ता इमारत के किस हिस्से में हो सकता है। फिर मैंने दोबारा चबूतरे की उस दरार से झांक कर देखा। तहखाने में वो मुहाफिज अब नजर नहीं आ रहा था। शायद कमरे में या राहदारी में चला गया था। मैंने सीधा होकर जानकी को इशारा किया और हम दोनों वहां से दूर हटते चले गए। फिर एक तवील चक्कर काटकर वार्ड के सामने वाले रुख पर आ गए। मैं वार्ड के मरकजी दरवाजे की तरफ जाना चाहता था, मगर जानकी ने मुझे रोक लिया। अकेले अंदर जाना दुरुस्त नहीं। उनके पास ऑटोमेटिक राइफलें हैं और हमारे पास सिर्फ ये पिस्तौल। बेहतर है कि हम सकतर और पाथम को भी बुला लें। जानकी ने ठीक ही कहा था। मैं इधर उधर देखने लगा और फिर उस तरफ चल पड़ा जहां मैंने पहले पाथम को जाते देखा था। मुझे यकीन था कि वो किसी ऐसी जगह पर बैठा होगा जहां से वार्ड पर निगाह रख सके। मैं वार्ड के सामने खुली जगह पर खड़े होकर ऐसी हरकतें करने लगा कि पाथम मेरी तरफ मुतवज्जो हो सके। चांद की मध्यम रोशनी में खुली जगह पर मैं बड़ी आसानी से किसी की नजरों में आ सकता था और फिर मेरी ये कोशिश रायगा नहीं गई। चंद मिनट बाद ही पाथम और सखदर मुख्तलिफ सिमतों से निकलकर वहां पर आ गए। हमने तहखाना दरियाफ्त कर लिया है, अब सिर्फ रास्ता तलाश करना है। मैंने इन दोनों को सरगोशी में बताया और फिर तफसील से आगाह करने लगा। आखिर में मैंने वार्ड की इमारत की तरफ इशारा करते हुए कहा, तहखाने का रास्ता इस तरफ से जहाँ होना चाहिए। हम लोग चबूतरे पर चढ़कर वार्ड के मरकजी दरवाजे में दाखिल हो गए। सामने हॉल था जो हम दिन की रोशनी में भी देख चुके थे। हॉल के चारों तरफ कमरे थे। मैं इधर उधर देखता हुआ मरकजी दरवाजे के दाएं तरफ एक कमरे में दाखिल हो गया। ये बहुत वसी कमरा था। सामने ही दीवार के साथ एक चबूतरा था। उसकी चौड़ाई और मोटाई 2-2 फुट रही होगी। बुलंदी में ये 4 फुट से ज्यादा नहीं था। मेरे ख्याल में तहखाने का रास्ता इसी कमरे में होना चाहिए, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। पाथम ने टॉर्च रोशन कर ली। हम तकरीबन 15 मिनट तक टॉर्च की रोशनी में इधर उधर देखते रहे, मगर कोई मुश्तबा जगह नजर नहीं आई। मेरे ख्याल में जो कुछ भी था उसका ताल्लुक इस चबूतरे ही से हो सकता था। उस चबूतरे पर किसी जमाने में महात्मा बुद्ध का कोई मुजस्समा रखा रहता होगा, मगर अब तो वो महज एक चबूतरा था। पिछली दीवार और इस चबूतरे के दरमियान तकरीबन 6 इंच का खला था।
मैं टॉर्च की रोशनी में उस खला के अंदर झांकने लगा और फिर मेरी आंखों में एक चमक सी उभर आई। उस खला में दीवार के साथ एक कुंडा सा लगा हुआ था। मैंने पाथम को इशारा किया। वो उस खला में हाथ डालकर उस आहनी कुंडे को हरकत देने लगा। नतीजा खातिर खा निकला। चबूतरे की दाएं तरफ वाली दीवार का एक हिस्सा शक होने लगा। सकदर राइफल तानकर खड़ा हो गया। हम तीनों हिफ्ज़े माता पद्दम के तौर पर चबूतरे की आड़ में हो गए। सकदर का इशारा पाकर हम सामने आ गए। दीवार में पैदा होने वाले उस खला में नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। सीढ़ियों के इख्तिताम पर दीवार ने रास्ता बंद कर रखा था। मैंने घूमकर चबूतरे की तरफ देखा। असल मैकेनिज्म तो दीवार में ही था और उसे छुपाने के लिए सामने चबूतरा बना दिया गया था। कौन सोच सकता था कि इस चबूतरे के पीछे कोई राज पोशीदा होगा। तवील अरसे से यहाँ सयाहों की आमदोरफ्त भी थी। ये सयाह आमतौर पर सरसरी सी निगाहों से यहाँ से देखकर गुजर जाते थे। ऐसी बातों पर कोई तवज्जो नहीं देता था। पेड्रो के किसी आदमी ने यह राज दरियाफ्त कर लिया था और वो खंडरों में इस तहखाने को पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। और हो सकता है यहाँ कई और धंधे भी होते हों। ऐसी जगहों पर तो मंशियात का बिजनेस भी होता था। जानकी को चबूतरे के करीब रोक दिया गया और हम तीनों बहुत एहतियात से सीढ़ियां उतरने लगे। आगे सकदर था, उसके पास राइफल थी, उसके पीछे मैं और मेरे पीछे पाथम। मैंने अपना खंजर निकाल लिया था और पाथम के हाथ में पिस्तौल था। मैं टॉर्च की रोशनी में दीवार का जायजा लेने लगा। एक जगह कदरें उभरी हुई थी। मैंने हाथ रखकर उस जगह को दबाया तो दीवार में ऊपर से नीचे एक लकीर सी बन गई जो लम्हा व लम्हा कुशादा होती चली गई। पाथम और सकदर जल्दी से दीवार के साथ दाएं बाएं हो गए। दीवार शक होती चली गई। मैंने टॉर्च बुझा दी और खंजर हाथ में लिए तैयार खड़ा हो गया। वो खला एक आम दरवाजे के बराबर था। दूसरी तरफ से कदमों की आवाज सुनकर हम सब मोहतात हो गए। अंदर से आने वाली रोशनी सीढ़ियों तक पहुंच रही थी। चंद सेकंड बाद कदमों की वो आहट रुक गई और एक आदमी गर्दन निकालकर सीढ़ियों पर झांकने लगा। सकदर ने बड़ी तेजी से सामने आकर राइफल का बट उसके मुंह पे दे मारा। ये वही मुहाफिज था जिसे मैंने चबूतरे की दरार से तहखाने में देखा था। मुंह पर जरब लगते ही वो चीखता हुआ पीछे उलट गया। राइफल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। वो शख्स जमीन पर गिरते ही संभलने की कोशिश करते हुए अपनी राइफल की तरफ लपका, लेकिन उसी लम्हे सकदर ने राइफल का ट्रिगर दबा दिया। तहखाना फायरिंग और उस शख्स की चीखों से गूंज उठा था। उस शख्स का जिस्म गोलियों से छलनी हो गया था और जख्मों से बहने वाला खून फर्श पर तेजी से फैलने लगा। मैं फर्श पर गिरी हुई राइफल उठाकर राहदारी की तरफ लपका। उसके साथ ही मैंने सकदर को उस कमरे की तरफ इशारा कर दिया था। राहदारी खासी तवील थी, लेकिन मुझे ज्यादा आगे नहीं जाना पड़ा। दाएं तरफ वाले कमरे से एक आदमी बाहर निकला। उसके हाथ में पिस्तौल था। उसने मुझे देखते ही गोली चला दी। मैं उछलकर एक तरफ हट गया। उसके साथ ही मैंने अपनी टांग को इस तरह हरकत दी कि मेरे पैर की ठोकर उसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और फिर वो शख्स मेरी राइफल की जद में था। ठीक उसी लम्हे दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाज सुनाई दी। पूरा ब्रस्ट मारा गया था। उसके साथ ही किसी आदमी के चीखने की आवाज भी सुनाई दी। मैं अपने शिकार को राइफल की जद पर लेकर हॉल में आ गया। वो पेड्रो का छोटा भाई सामी था। उसकी उम्र 27-28 के लगभग रही होगी। वो कदरे दराज कामत और कसरती बदन का मालिक था। गले में सोने की मोटी सी चेन थी जिसके लॉकेट में जड़ा हुआ हीरा पेट्रोमैक्स की रोशनी में जगमगा रहा था। उसका सामने वाला एक दांत भी सोने का था। उसके जिस्म पर सिर्फ एक पैजामा था जो गालिबन बड़ी उजलत में पहना गया था। सामी का रंग खौफ के मारे पीला पड़ रहा था। वो वहशतज़दा सी नजरों से हॉल में पड़ी हुई दोनों मुहाफिजों की लाशों को देख रहा था। मैंने सामी को सकदर और पाथम के हवाले कर दिया और घूम फिरकर तहखाने का जायजा लेने लगा। राहदारी में सामी वाले कमरे में शानदार बेड लगा हुआ था। दीवार के साथ एक मेज पर शराब की बोतलें और सिगरेट के पैकेट रखे थे। और फिर बेड पर जनाना कपड़े देखकर मैं चौंक गया। मैं मोहतात नजरों से इधर उधर देखने लगा। कमरे में पिछली तरफ एक और रास्ता था। मैंने उस तरफ झांक कर देखा मगर तारीकी में कुछ नजर नहीं आया। और फिर एक आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मुझे यूं लगा जैसे किसी ने सिसकी भरी हो। मैंने पलंग के नीचे झांका तो सारी बात मेरी समझ में आ गई। तुम जो कोई भी हो बाहर आ जाओ, वरना बेड के नीचे फायरिंग कर दूंगा। चंद सेकंड बाद ही एक जवान और खूबसूरत लड़की बेड के नीचे से निकल आई। उसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। वो खौफ से थर थर कांप रही थी। कपड़े पहनो, मैंने तहमकाना लहजे में कहा। लड़की की उम्र 20-21 से ज्यादा नहीं थी। वो बड़ी हसीन थी। उसने बड़ी मुश्किल से कपड़े पहने और मैं उसे कमरे से बाहर लेकर आ गया। हॉल का मंजर देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। पाथम ने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए सामी के हाथ पुश्त पर बांध दिए थे। उस लड़की और सामी को राइफलों की जद पर लेकर हम तहखाने से बाहर आ गए। तहखाने का रास्ता बंद कर दिया गया। जानकी चबूतरे की आड़ से निकलकर हमारे सामने आ गई। हमें अपनी गाड़ी तक पहुंचने में तकरीबन आधा घंटा लगा था। सयाहों की सहूलत के लिए
بینک پائن پیلس کے قریب کھانے پینے کی چیزوں کے کچھ اسٹال تھے. چند اسٹال سووینئرز کے بھی تھے اور محکمہ سیاحت کا ایک مختصر سا دفتر بھی تھا جہاں سے سیاحوں کی رہنمائی اور انہیں اس قدیم شہر کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی تھی. لیکن رات کے آخری پہر وہاں سناٹا تھا. ہماری ٹیکسی کے علاوہ 2 کاریں وہاں اور بھی کھڑی تھیں. سکھدر دوپاتھم کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا. سامی اور اس لڑکی کو پچھلی سیٹ پر بٹھا کر اس کی ایک طرف میں اور دوسری طرف جانکی بیٹھ گئے. ٹیکسی کھنڈروں سے نکل کر تیز رفتاری سے بینکاک کی طرف جانے والی سڑک پر دوڑنے لگی. واپسی کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا گیا. جب ہم شہری حدود میں داخل ہوئے تو دن طلوع ہونے والا تھا. اس لڑکی کو سکھم وٹ 62 اور ایکسپریس وے کے انٹرسیکشن پر گاڑی سے اتار دیا گیا. وہ بیچاری خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ شاید اسے بھی ان 2 محافظوں کی طرح مار دیا جائے گا جن کی لاشیں وہ واٹ چاند سنگھ کے تہخانے میں دیکھ چکی تھی. ہم ایکسپریس وے، رامافور روڈ اور سائفاریا روڈ سے ہوتے ہوئے دریا پار کر کے جانکی والے بنگلے میں پہنچ گئے. کال بیل کے جواب میں گیٹ پرساد نے کھولا. گاڑی میں ہمارے ساتھ سامی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھر آئی. سامی کو خالی کمرے میں پہنچا دیا گیا. اس کے نہ صرف پیر بھی باندھ دیے گئے بلکہ منہ میں بھی کپڑا ٹھونس دیا گیا تاکہ وہ شور نہ مچا سکے. اس کے علاوہ اس کے ہونٹوں پر بھی ٹیپ چپکا دیا گیا. جب میں اس کمرے سے باہر نکلا تو ہال میں تھائی کو دیکھ کر ٹھٹک گیا. جانکی بھی اس کے قریب کھڑی تھی. تھائی نے مجھے اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. اب وہ گھورتی ہوئی نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی جانکی کو دیکھ رہی تھی. میرے اور جانکی کے حلیے بڑے ابتر تھے. پگوڈا کے تہخانے میں مٹی کے ڈھیر پر لوٹ پوٹ ہونے سے ہم دونوں کے حلیے بگڑ گئے تھے. کہ تم دونوں کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ لگتا ہے جیسے مٹی میں لوٹتے رہے ہو. سامی چیانگ سن واٹ کے کھنڈروں میں روپوش تھا اور ہم چاروں طرف سے اس کھنڈر کی نگرانی کر رہے تھے. ہم دونوں ایک جگہ مٹی کے ڈھیر پر بیٹھے تھے. ڈھیر کی مٹی سر کی تو ہم بھی لڑکتے چلے گئے. میں نے مسکرا کر جانکی کی طرف دیکھا. میری نظریں خود بخود جھک گئیں جبکہ جانکی بھی مسکرا پڑی. میں اپنے کمرے میں آ کر باتھ روم میں گھس گیا. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھا تو میرا حلیہ واقعی بہت برا ہو رہا تھا. بال بھی مٹی میں اٹے ہوئے تھے. میں نے نہا کر کپڑے تبدیل کیے اور باہر آ گیا. پاتھم ناشتہ کر کے چلا گیا. میں اور پرساد اس کمرے میں آ گئے جہاں سامی کو قید کیا گیا تھا. میں نے خنجر نکالا اور سامی کے ہونٹوں سے ٹیپ اتار دی. اگر تم نے چیخنے چلانے کی کوشش کی تو میں بلا دریغ تمہارا گلا کاٹ دوں گا. میں نے سامی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا, تم نے میرے بہترین دوست کانگ کو سن شائن کسینوں میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا. شاید تم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی تم تک نہیں پہنچ سکے گا. پیڈرو کی وجہ سے کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا. پیڈرو نے تمہیں چھپانے کے لیے شہر سے کتنا دور بھیج دیا تھا. لیکن دیکھ لو, 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے تمہیں ڈھونڈ نکالا. اب تم مکمل طور پر میرے رحم و کرم پر ہو. تمہیں کانگ کے قتل کی سزا تو ملے گی ہی, لیکن اس سے پہلے تمہیں میرے 1-2 سوالوں کے جواب دینے ہوں گے. انکار کی صورت میں تمہاری موت کہیں زیادہ دردناک ہوگی. دارا کہاں ہے؟ میں نہیں جانتا دارا کہاں ہے. میرا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ مجھے کوئی نقصان پہنچائے بغیر چھوڑ دو. پیڈرو تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا, وہ تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالے گا. پیڈرو بزدل ہے. اگر وہ مرد ہوتا نا تو چھپ کر نہ بیٹھتا. وہ اب تک اپنے سے کمزور, کمتر اور بے گناہ لوگوں کو ظلم کا نشانہ بناتا رہا ہے. اس ظلم کی بنا پر وہ انڈر ورلڈ کا بے تاج بادشاہ بن گیا. لیکن اب بہت جلد میں اسے سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور کر دوں گا. پیڈرو کو تو میں تلاش کر ہی لوں گا, لیکن اگر تم اپنی موت کو آسان بنانا چاہتے ہو تو دارا کا پتہ بتا دو. وہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ میں نہیں جانتا, سامی نے جواب دیا. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا, پرساد نے اس کے منہ پر زوردار گھونسا رسید کر دیا. سامی چیختا ہوا پیچھے الٹ گیا. اس کے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا. پرساد نے اسے پکڑ کر بٹھایا. ایک ہاتھ سے اس نے سامی کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دی. پھر اس نے میرے ہاتھ سے خنجر لے لیا. تمہارے بھائی نے میرے اوپر جو تشدد کیا تھا اس کے نشانات ہمیشہ کے لیے میرے جسم پر ثبت ہو گئے ہیں. میرا داغدار جسم مجھے وہ رات یاد دلاتا رہے گا. میں نے تو وہ تشدد برداشت کر لیا تھا, پر تم برداشت نہیں کر سکو گے. باس کی بات کا جواب دو ورنہ میں تمہارا بازو یہاں سے کاٹ دوں گا. اس نے خنجر سامی کے دائیں بازو اور کندھے کے جوڑ پر رکھ دیا. سامی نے پھر بھی زبان نہیں کھولی تو اس نے خنجر کو ذرا سی حرکت دی. کھال کٹ گئی اور اس کے ساتھ ہی سامی کے منہ سے چیخ نکل گئی. پرساد نے خنجر ہٹا کر بائیں ہاتھ سے زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر رسید کر دیا. اب اگر تیرے منہ سے آواز نکلی تو گلا ہی کاٹ دوں گا. بتاؤ دارا کہاں ہے؟ پرساد بھیڑیے کی طرح غر رہا ہے. بتاتا ہوں. سامی ہکلایا. وہ واقعی بزدل نکلا تھا. چند جاندار ہاتھ پڑے تھے اور وہ زبان کھولنے پر آمادہ ہو گیا تھا. کہاں ہے وہ؟ کنچن بوری میں, دریائے کوائے پر بنے ہوئے تاریخی پل سے دریا کے بہاؤ کی طرف
ठीक 1.5 मील के फासले पर दरिया के किनारे पर एक छोटा सा पगोडा है। उस पगोडे की अकबी सिमत में तकरीबन 500 गज के फासले पर पहाड़ियों में एक बहुत बड़ा बंगला नुमा कॉटेज है। दारा वही है, उसके साथ शांग भी है। शांग, पेड्रो और दारा में क्या डील हुई है? उनमें अभी तक कोई डील फाइनल नहीं हुई। 3 दिन पहले उन्हें डील फाइनल करने के लिए चियांग राय जाना था, लेकिन दारा के जख्मी होने की वजह से ये प्रोग्राम मुलतवी हो गया। उसके बाद कोई नई तारीख तय नहीं हुई। डील क्या है? वो लोग क्या मंसूबा बना रहे हैं? मंसूबा दारा ने बनाया था। उसने टाइगर के साथ मिलकर हीरोइन की स्मगलिंग का प्रोग्राम बनाया था। शांग के जरिए 10,000 अमरीकी डॉलर एडवांस दिए जा चुके हैं। उन दोनों में तय ये हुआ था कि सरमाया टाइगर लगाएगा और बाकी सारा काम दारा करेगा। टाइगर के तुम्हारे हाथों कत्ल होने के बाद पेड्रो ने इस मंसूबे को जारी रखा। वो फाइनल डील के लिए गोल्डन ट्रायंगल जाने वाले थे, मगर यहाँ भी तुम्हारी वजह से गड़बड़ हो गई। अब तुमने मुझे अगवा कर लिया। पेड्रो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिंदा छोड़ने का सवाल तो उस वक्त पैदा होगा ना जब वो मुझे पकड़ लेगा। बहरहाल तुम्हारे बारे में मैं रात को फैसला करूंगा। तुम्हारा मुंह बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रसाद, इसे नाश्ता करा दो। प्रसाद ने वहां से हटते हुए भी सामी को एक जोरदार झापड़ रसीद किया। मेरा वो दिन बड़ी बेचैनी में गुजरा था। रात 8 बजे के करीब पाथम भी आ गया। उसके पास बड़ी दिलचस्प खबरें थी। पेड्रो को आज सुबह 10 बजे के करीब सामी के अगवा की इत्तला मिल गई थी। वो लड़की जिसे हमने रात को छोड़ दिया था पेड्रो के पास पहुंच गई थी और उसने पेड्रो को मुहाफिजों के कत्ल और सामी के अगवा के बारे में बताया था। उसने पेड्रो को हम सबके हुलिये बताए थे और पेड्रो ने मुझे पहचान लिया था। उसके आदमी शिकारी कुत्तों की तरह पूरे शहर में मुझे तलाश करते फिर रहे थे। रात 10 बजे के करीब मैंने फैसला कर लिया कि सामी का क्या करना है। प्रसाद को खुद पेड्रो ने तशद्दुद का निशाना बनाया था और कांग को सामी ने कत्ल किया था। मैं कांग की मौत को नहीं भूल सकता था। मैंने फोन उठाकर सामी वाले कमरे में आ गया। प्रसाद भी मेरे साथ था। मैंने सॉकेट में टेलीफोन का प्लग लगाकर सामी की तरफ देखा। पेड्रो इस वक्त कहाँ मिलेगा? नंबर बताओ। सामी ने एक नंबर बताया, लेकिन पेड्रो वहां नहीं था। फिर सामी का बताया हुआ दूसरा, फिर तीसरा नंबर भी ट्राई किया गया, मगर किसी नंबर पर भी पेड्रो से राब्ता नहीं हो सका। बिलाखिर चौथे नंबर पर उससे बात हो गई। तुम अपने भाई के लिए परेशान हो रहे हो? वो अभी तक तो महफूज है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा वजदान। पेड्रो ने गुर्राते हुए मेरी बात काटी। किसी में आज तक की हिम्मत नहीं हो सकी कि पेड्रो का रास्ता काट सके। अगर सामी को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। तुम्हारी हसरत कभी पूरी नहीं हो सकेगी। पहले सामी से बात कर लो ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि वो मेरे कब्जे में है और अभी तक जिंदा है। मैंने फोन का रिसीवर सामी के कान से लगा दिया। पेड्रो, मुझे बचा लो पेड्रो। इनका कोई मुतालबा अगर है तो वो मान लो। मुझे बचा लो पेड्रो, प्लीज। मैंने रिसीवर उससे दूर हटा लिया। आ गया यकीन तुम्हें? क्या चाहते हो? कांग। मुझे कांग चाहिए जिसे सामी ने कत्ल कर दिया था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? पेड्रो चीखा। ठीक है, तुम कांग को नहीं लौटा सकते, लेकिन मैं तुम्हारा भाई तुम्हें लौटा दूंगा। आज रात 1 और 2 बजे के दरमियान तुम्हें तुम्हारा भाई मिल जाएगा। मैंने रिसीवर रखा और फोन का प्लग निकाल दिया। सामी के चेहरे पर उलझन के तासुरात उभर आए। उसे शायद ये उम्मीद हो रही थी कि मैं उसे छोड़ दूंगा। रात 11:30 बजे के करीब मैं और प्रसाद एक बार फिर सामी वाले कमरे में मौजूद थे। हॉल में पाथम ने टीवी फुल आवाज से खोल दिया था। स्टार स्पोर्ट्स पर क्रिकेट के किसी मैच की रिकॉर्डिंग दिखाई जा रही थी। तमाशाइयों के शोर से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। प्रसाद सामी को घसीटता हुआ बाथरूम में ले गया। मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बाथरूम के दरवाजे पर आ गया। सामी बाथरूम के फर्श पर पड़ा था। उसके चेहरे पर बेपनाह खौफ था और फिर मेरे हाथ में पिस्तौल देकर उसकी आंखों में दहशत भर गई। मेरे दोस्त कांग के नाम पर। ये कहते हुए मैंने ट्रिगर दबा दिया। पहली गोली उसकी पेशानी में लगी और बाकी 2 सीने पर। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे उम्मीद थी कि टीवी के शोर की वजह से गोलियों की आवाज बाहर कहीं नहीं सुनी गई होगी। 1 बजे के करीब सामी की लाश को बोरी में बंद करके कार की डिक्की में डाल दिया गया। कार में मेरे साथ प्रसाद और पाथम भी थे। पाथम ने तो ड्राइविंग सीट संभाल ली, जबकि मैं और प्रसाद पिछली सीट पर बैठ गए। मेरा ख्याल था कि हम सामी की लाश को चाओफारिया पैराडाइज रेस्टोरेंट के आसपास किसी जगह पर डाल देंगे ताकि वो क्लब में आने जाने वाले लोगों में से किसी की नजरों में आ जाए और पेड्रो को भी उसकी इत्तला मिल जाए। कार सड़क पर मुतवस्सित रफ्तार से दौड़ रही थी। सड़क पर सन्नाटा था। पाथम ने कार वांगडिंग रोड पर मोड़ ली। वहां से कुछ आगे हमें अरुण अमारंद रोड की तरफ जाना था। कार वांगडिंग रोड पर मुड़ रही थी कि अचानक ही अरुण अमांदर रोड की तरफ से एक तेज रफ्तार कार आती हुई दिखाई दी।
ہماری کار سڑک کے بیچ میں تھی اور مخالف سمت سے آنے والی کار بھی سڑک کے بیچ میں ہی آ رہی تھی۔ پاتھم نے اپنی کار کو سائیڈ میں لیتے ہوئے پوری قوت سے بریک لگا دیے۔ دوسری کار کے ڈرائیور نے بھی بریک لگائے تھے، لیکن وہ کار ٹائروں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ لہراتی ہوئی ہماری کار سے ٹکرا گئی۔ تصادم اگرچہ زیادہ زوردار نہیں تھا، لیکن سنسنی خیز بات یہ تھی کہ وہ پولیس کی کار تھی۔ چھت پر فلیشر چمک رہا تھا۔ تصادم ہوتے ہی 3 پولیس والے کار سے اتر کر بڑی تیزی سے ہماری کار کی طرف بڑھے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں گردن گھما کر پرساد کی طرف دیکھنے لگا۔ ان تینوں پولیس والوں نے ہماری کار کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ ایک لمحے کو تو مجھے یوں لگا جیسے میرے حواس سے خمسہ میرا ساتھ چھوڑ گئے ہوں۔ میں پتھر کے بے جان بت کی طرح بے حس و حرکت بیٹھا اس پولیس والے کی طرف دیکھ رہا تھا جو کار کے میری طرف والے دروازے سے 2 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے ہولسٹر میں ریوالور تھا اور اس کا سیدھا ہاتھ ریوالور کے دستے پر پہنچ چکا تھا۔ اپنے ہاتھ کی پشت پر چبھن سی محسوس کر کے میں جیسے ہوش میں آ گیا۔ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے پرساد نے میرے ہاتھ پر چٹکی کاٹی تھی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا اور گردن گھما کر دوسرے پولیس والے کی طرف دیکھنے لگا جو پرساد کی طرف کھڑا تھا۔ اس کا ہاتھ بھی ریوالور کے دستے پر تھا، جبکہ تیسرا پولیس والا ڈرائیونگ سائیڈ ونڈو پر جھکے ہوئے تیز لہجے میں پاتھم سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میرا ذہن اس وقت بھی معاف تھا۔ میں اگرچہ تھائی زبان بہت اچھی طرح سمجھ اور بول لیتا تھا، لیکن اس وقت میری سمجھ میں بالکل بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ پولیس والا پاتھم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تاہم اس کے چہرے کے تاثرات اور لہجے کی تیزی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ پاتھم کو سرزنش کر رہا تھا۔ جواب میں پاتھم نے کچھ کہا تو پولیس والے نے بڑی تیزی سے ریوالور نکال لیا اور بائیں ہاتھ کے ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ صورتحال خاصی سنگین تھی۔ وہ حادثہ بہت معمولی تھا۔ پولیس کار کا دائیں طرف کا ہیڈ لیمپ ٹوٹا تھا، جبکہ ہماری کار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ پاتھم اگر ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی کار کو سائیڈ میں لیتے ہوئے بریک نہ لگاتا تو حادثہ سنگین ہو سکتا تھا۔ اس معمولی ٹکر میں بھی قصور پولیس والوں کے ڈرائیور کا ہی تھا، مگر یہ بات تھی کہ پولیس والے الٹا ہم پر ہی چڑھ دوڑے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید پولیس والے کبھی غلطی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنا گناہ ہم پر تھوپنے کی کوشش کر رہے تھے اور ہمارے لیے صورتحال اس طرح سنگین ہو گئی تھی کہ ہماری کار کی ٹکی میں ایک عدد لاش موجود تھی۔ پیڈرو کے بھائی سامی کی لاش، جس کی تلاش میں اس کے آدمی پورے شہر میں باولے کتوں کی طرح پھر رہے تھے۔ اور ستم ظریفی تو یہ تھی کہ پیراڈائز ریسٹورنٹ وہاں سے صرف 1.5-2 فرلانگ کے فاصلے پر تھا اور یہ ریسٹورنٹ پیڈرو کے چند اہم ترین اڈوں میں سے ایک تھا۔ اگر پیڈرو کا کوئی آدمی اس طرف آ نکلتا تو مجھے پرساد کو شناخت کرنے میں انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آتی۔ اس سے پہلے کہ وہ پولیس والا پاتھم کے گریبان پر ہاتھ ڈالتا، پاتھم خود ہی کار سے اتر گیا۔ وہ اس پولیس والے کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ قصور خود اس کا ہے، لیکن وہ پولیس والا اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا۔ میں بھی کار کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ میری طرف کھڑے ہوئے پولیس والے نے بھی ریوالور نکال لیا۔ میں کار کے اوپر سے گھوم کر ڈرائیونگ سائٹ پر پاتھم اور اس پولیس والے کے قریب پہنچ گیا۔ دوسری طرف سے پرساد بھی اتر آیا۔ وہ بھی اس پولیس والے کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا کہ غلطی اسی کی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم ان کی گاڑی کا نقصان پورا کرنے کو تیار ہیں۔ مگر وہ پولیس والا بقول شخص سے پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا، جبکہ دوسرے پولیس والے خاموش کھڑے تھے۔ البتہ انہوں نے اپنے ریوالور تیار رکھے تھے تاکہ اگر ہم کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں سبق سکھا سکیں۔ وہ ضدی پولیس والا غالباً اس پارٹی کا انچارج تھا۔ اس نے غالباً یہ مان لیا تھا کہ غلطی اسی کی تھی، لیکن وہ ہر صورت میں ہمیں کسی چکر میں پھنسانا چاہتا تھا۔ پولیس والوں کے ساتھ منہ ماری کر کے تم لوگ اپنے آپ کو مصیبت میں پھنسا رہے ہو۔ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اے جیکی، تلاشی لو ان کی گاڑی کی اور ہر جگہ چیک کرو۔ ان کی گاڑی میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جو انہیں سلاخوں کے پیچھے بند کرانے میں مددگار ثابت ہو سکے گی۔ وہ پاتھم کی طرف دیکھتے ہوئے غرایا۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے کنکھیوں سے پرساد اور پاتھم کی طرف دیکھا۔ ان کے چہروں پر بھی عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جیکی نامی وہ پولیس والا پہلے دروازے میں جھک کر گاڑی کی پچھلی سیٹ اور اس کے نیچے فٹ میٹ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ ضدی پولیس والا خود بھی گاڑی کو چیک کرنے کے لیے ڈرائیونگ سیٹ کے کھلے ہوئے دروازے کے اندر جھانکنے لگا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کا چہرہ میرے چہرے کے بالکل قریب آ گیا اور اس کے ساتھ ہی میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اس کے منہ سے شراب کی ہلکی سی بو آ رہی تھی۔ آفیسر، میں نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ اس وقت میرے لہجے میں کسی قدر درشتی تھی۔ تم شراب کے نشے میں ہو اور جانتے ہو شراب پی کر گاڑی چلانا سنگین جرم ہے، اور تم تو ویسے بھی ڈیوٹی پر ہو۔ اس طرح تمہارا جرم مزید سنگین ہو جاتا ہے۔ تم نے شراب کے نشے میں گاڑی چلاتے ہوئے ہماری گاڑی کو ٹکر ماری اور الٹا ہمیں پریشان کر رہے ہو۔ ہم تمہارے خلاف رپورٹ کریں گے، اور تم جانتے ہو اس طرح نہ صرف تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی بلکہ تمہیں جیل کی ہوا بھی کھانا پڑے گی۔ پھر میں نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اس بات کی گواہی دو گے کہ یہ ڈیوٹی پر شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا اور اس نے ہماری گاڑی کو ٹکر ماری تھی؟ ان دونوں کے چہرے دھواں ہو گئے۔
وہ ہوش و حواس میں تھے اور بات کی تہہ تک پہنچ گئے تھے۔ وہ دونوں پہلے آپس میں تیز لہجے میں باتیں کرتے رہے اور پھر اپنے ضدی ساتھی کو پکڑ کر ایک طرف لے گئے اور اسے صورتحال سمجھانے کی کوشش کرنے لگے۔ ان کی باتوں میں تلخی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ پھر جیکی نامی وہ پولیس والا ہمارے قریب آ گیا۔ سوری سر، وہ پاتم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہمارا ساتھی آفیسر اپنی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت پر نادم ہے۔ آپ کو جو زحمت ہوئی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ آپ لوگ جا سکتے ہیں اور پلیز اس واقعے کو بھول جائیے۔ اور ہمارا جو نقصان ہوا ہے یہ دیکھو، اس کی مرمت کے پیسے کون دے گا؟ میں آپ کا نقصان پورا کروں گا سر۔ جیکی نے پینٹ کی جیب سے والیٹ نکالا اور چند نوٹ نکال کر پاتھم کی مٹھی میں دبا دیے۔ پاتھم نے نوٹ گنے، پھر گاڑی کے فینٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اتنی رقم میں تو کوئی ڈینٹر بھی اس کی مرمت نہیں کرے گا۔ اب مجھے پاتھم پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک مصیبت ٹل رہی تھی لیکن وہ خود اسے گلے لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیکی والیٹ میں سے کچھ اور نوٹ نکالنے لگا۔ میں نے پاتھم کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف کھینچا۔ اب رہنے بھی دو، اس کی جیب خالی کراؤ گے کیا؟ میں نے پاتھم کو گھورتے ہوئے کہا۔ یہاں کھڑے کھڑے خاصا وقت ضائع ہو چکا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کوئی تیسری پارٹی اس طرف نہ آ نکلے، اس طرح ہم پھر مصیبت میں پھنس سکتے تھے۔ یہاں پر پارٹ 5 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 6 سماعت فرمائیں۔